बच्चों, हम यूक्लिड की परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। अब हम यहां पर यूक्लिड के एक्सियोम और पोस्टुलेट की बात करेंगे। बच्चों, एक्सियोम क्या होते हैं? हम एक्सियोम हिंदी में इन्हें बोलते हैं अभिगृहित। और बच्चों, इन्हें कहते हैं अवधारणाएं। अब बच्चों, इन दोनों में अंतर क्या है? बच्चों, अभिगृहित और अवधारणाएं अगर हम देखें अगर हम हिंदी के इन वर्ड को तोड़े अभिगृहित, तो इसका मतलब है पहले से ही ग्रहण की गई। और अवधारणाएं ये भी हमारी क्या होती है कि ये धारणा है, यानी कि हमने मान ली, चीजों को मान लिया कि ये धारणा है, इसलिए करते हैं। तो यहां पर दोनों की सेंस लगभग सेम आ रही है कि अभिगृहित यानी कि जिसे पहले से मान लिया, और अवधारणा जो हम मानते आ रहे हैं। तो यही बात है बच्चों, दोनों का मतलब सेम है, सिमिलर है। अभिगृहित और अवधारणाएं, मैथमेटिक्स में कुछ नियम ऐसे है, कुछ बातें ऐसी है बच्चों, जो हम आसानी से मान सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये सच है। जैसे अगर मैं आधे में आधा जोड़ दूं तो एक होता है, सबको पता है। अगर मान लो मैं दो चीजें अगर सेम वेट की लूं तो दोनों बराबर होंगी, तो सीधी सी बात है, इसको हमें प्रूव करने की बात नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, वो सर्वव्यापी सत्य होती है, यानी कि आप वो पूरी तरीके से सत्य होती है। तो ऐसी बातों को ही बच्चों अभिगृहित या अवधारणाएं कहते हैं। मगर बच्चों, अभिगृहित वो चीज है कि मैथ का कोई भी ऐसा रूल हो, वो अभिगृहित ही कहलाएगा। मगर अवधारणाएं, पोस्टुलेट्स, वो चीज है जो स्पेशली ज्यामिति से जुड़ा हुआ हो, उसे ही हम अवधारणा या पोस्टुलेट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, जैसे एक मैं यहां पर ये लिखता हूं कि आधा प्लस आधा क्या होगा? एक। सत्य है, ये क्या हो जाएगा? एक। ये सत्य है, तो ये हो गई। दूसरी मैं लिख दूं दो बिंदुओं के बीच केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये दूसरी सत्य बात है बच्चों, ये दोनों सत्य बातें हैं। अब बच्चों, अगर हम बात करें, इन दोनों को हम अभिगृहित कह सकते हैं। दोनों ही अभिगृहित है क्योंकि दोनों ही मैथ से रिलेटेड है। मगर ये ज्यामिति से रिलेटेड है, तो बच्चों इसे हम अवधारणा ही कहेंगे। अवधारणा, तो इसे हम अवधारणा भी कह सकते हैं। तो बच्चों, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि जो केवल स्पेशली अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो उसे अवधारणा, और जो सामान्य है मैथ से रिलेटेड है उसे अभिगृहित कहेंगे। यानी कि जब आप ज्योमेट्री की बात करोगे केवल, तब उसे अवधारणा का नाम दे दोगे, और जो अगर वो सामान्य मैथ से रिलेटेड है तो उसे अभिगृहित कह देंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों चीज एक ही है कि दोनों सत्य है जिन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो बच्चों, अब हम यूक्लिड की अभिगृहित पढ़ेंगे। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि यह क्रमानुसार नहीं है, कि जैसा यूक्लिड ने एक क्रम में दिया है वैसे नहीं है, और हम इनकी कुछ खास अभिगृहित ही पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले अभिगृहित है
कि जो चीजें एक ही चीज के बराबर हो तो वे एक दूसरे के बराबर होती है। कैसे बच्चों? जैसे अगर मान लो मैं यहां पर ये 10 ले लूं, यहां पर ये 10 इस 10 के बराबर है और ये 10 भी इसके बराबर है, यानी कि ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? बराबर ही होंगी। तो बच्चों इस तरीके से जो पहली अभिगरित है वो क्या कहती है? जो चीजें एक ही चीज के बराबर हो तो वे एक दूसरे के बराबर होती है। फिर बच्चों दूसरी अभिगरित, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो जो पूर्ण आएगा वो भी बराबर होगा। कैसे बच्चों? जैसे यहां पर ये 10 और ये 10, यहां पर ये दोनों चीजें बराबर है, ये 10 भी और ये 10 भी, ये बराबर हो गई। अगर इन बराबरों को इन बराबरों में जोड़ा जाए, ये क्या बच्चों? जोड़ दिया, ये यहां पर जोड़ दिया, तो जो आंसर आएगा वो बच्चों क्या आएगा? 10 और 5 15, 5 और 10 15। तो यानी कि जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? बराबर ही होगा, क्योंकि इधर जो 15 आंसर है वो किसके बराबर है? इस 15 के बराबर है। तो इस तरीके से यदि जो बच्चों हमने कोई दो बराबर चीज ली, उनमें दो बराबर चीजों को जोड़ दिया, तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है? बराबर ही होता है। अब बच्चों तीसरी अभिगृहित, वो कहता है कि ये दो बराबर चीजें ली, उनमें से दो बराबर चीजें घटा दी। ये दो बराबर चीजें ली, उनमें से दो बराबर चीजें घटा दी, तो जो पूर्ण आएगा, शेषफल आएगा बच्चों, जो ये 5 आया दोनों तरफ, तो ये भी क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि 10 लिया, ये दोनों बराबर थे, फिर 5 और 5 ये दोनों बराबर थे। अगर आप उन दोनों को घटाओगे तो उत्तर जो आएगा वो भी क्या होगा? बराबर ही होगा। तो ये बच्चों तीसरी अभिगृहित है। अब बच्चों उसने कहा जो चीजें एक दूसरे से मेल खाती या संपाती है, मेल खाती है या संपाती है, वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब बच्चों यहां पर कई सारी आकृति है, कई सारी चीजें हैं। यहां पर ये एक आयत है जिसको मैंने 10 क्रॉस 5 यानी कि 10 गुणा 5 कहा। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? इसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई 5 है। क्या ये चीज इसके बराबर हो सकती है बच्चों? देखिए ये आयत है, ये वृत्त है, तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकती, ये तो क्लियर सी पता है। क्या ये चीज इसके बराबर हो सकती है बच्चों? क्योंकि ये भी आयत है, ये भी आयत है, तो ये बराबर हो सकती है। मगर क्या वाकई में बराबर है? उसके लिए बच्चों हम देखेंगे कि इसकी भी लंबाई 10 होनी चाहिए और चौड़ाई 5 होनी चाहिए, जैसे इसमें थी। तो दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो इसलिए ये दोनों बराबर है। अब क्या बच्चों ये इसके बराबर है? ये बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि पहली चीज तो ये दोनों मेल खाती नहीं। ये आयत है, ये वृत्त है, क्या ये इसके बराबर है? बच्चों ये मेल तो खाती है, ये भी आयत है और ये भी आयत जैसी ही है, मगर बच्चों ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई 10 और 5 है, चौड़ाई 5 है। इसमें लंबाई 10 है और चौड़ाई भी 10 है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। और बच्चों ये भी इसके बराबर नहीं है। अब बच्चों अगर वृत्त की बात करें, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 5 है, इसकी त्रिज्या 3 है। ये मेल तो खाते हुए दिखते हैं, मगर बच्चों बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्या 5 है, इसकी त्रिज्या 3 है। अगर त्रिज्या बराबर होती तो ही बराबर थी। अब बच्चों ये है जो ये वृत्त है, इसकी भी त्रिज्या 5 है और इसकी भी त्रिज्या 5 है, तो बच्चों ये दोनों मेल खाते हैं।
ये दोनों बराबर है। अब बच्चों पांचवी अभिगरित, सीधी सी क्लियर सी बात है बच्चों, यहां पर संपूर्ण भाग से बड़ा होता है। वो कहता है जो कोई चीज अगर पूरी है वो उसके आधा या उसका जो भाग है उससे पूरी होती है, बड़ी होती है। जैसे बच्चों ये पूरा सर्कल है और ये इसका एक छोटा भाग है, तो सीधी सी बात है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये भी संपूर्ण, हम कह सकते हैं कि संपूर्ण हमेशा उसके भाग से बड़ा ही होता है। तो ये बच्चों ये भी गणित बहुत ही आसान थी। अब जो छठी है बच्चों वो कहती है कि जो वस्तुएं एक ही वस्तु से दुगनी होती है, जो वस्तुएं एक ही वस्तु से दुगनी होती है तो वे एक दूसरे के बराबर होती है। तो इसके लिए बच्चों आप यहां पर देख सकते हो कि जो यहां पर 10 है ये इसका दुगना है, इस 5 का दुगना है। ये 10 है बच्चों, ये इस 5 का दुगना है। यानी कि ये दोनों एक कॉमन चीज के दुगने हैं, तो इसका मतलब ये जो है ये भी आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि किसी एक कॉमन चीज के दुगनी चीजें, यह 10 है ये 10 है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारी छठी अभिगरित थी। और बच्चों ये 7वीं है, इसमें कहा जो वस्तुएं एक ही वस्तु के आधे भाग हो तो वे एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे बच्चों ये 5 है, ये इसका आधा है, और ये 5 है, ये भी इसका आधा है। तो अगर ऐसी है कि किसी कॉमन चीज के आधे है तो ये और ये आप देख सकते हो 5 और 5 ये भी क्या है, बराबर है। तो बच्चों इस तरीके से ये 7वीं अभिगरित। बच्चों अब हम यूक्लिड की अभिधारणाएं पढ़ेंगे। बच्चों उसमें पहली अभिधारणा है कि यदि एक सीधी रेखा किसी एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक खींची जा सकती है, यानी कि एक सीधी रेखा एक बिंदु से अन्य बिंदु तक खींची जा सकती है। इसका अर्थ क्या है बच्चों, जैसे ये एक हमारा बिंदु है, इस बिंदु से अगर मुझे एक सीधी रेखा खींचनी है तो एक अन्य बिंदु तक खींची जा सकती है। यानी कि ये हमारा पॉइंट ए है, तो इससे इस बिंदु के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ऐसी अगर ये डी है तो इससे इसके बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये बच्चों हमारी अभिधारणा फर्स्ट है। मगर बच्चों इसी से एक अभिगरित बनती है, इसी से एक अभिगरित बनती है यानी कि जो हम सामान्य मैथ में यूज कर सकते हैं। वो क्या है बच्चों कि जो दो अलग अलग पॉइंट दिए हो, जैसे कि ये ए और एक ये बी, इन दो पॉइंटों के बीच में केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, कोई दूसरी सीधी रेखा खींची नहीं जा सकती। अगर जैसे ये ए और सी ले लिया तो बच्चों इनमें केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है, सीधी रेखा एक ही हो सकती है। ऐसी कोई अन्य रेखा नहीं खींची जा सकती जो ए और सी को मिलाती हो। तो यानी कि ये हमारी अभिधारणा एक से अभिगरित एक बन गई। बच्चों अब हम देखते हैं दूसरी अभिगरित। यह कहता है एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बच्चों एक शांत रेखा ये है जिसका एंड हो जाता है। आजकल हम इसे रेखाखंड भी कहते हैं, यहां पर इसका अंत है। हम कहते हैं कि इसे
आगे इधर भी और इधर भी अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों जैसे आजकल मैंने बताया कि आजकल इस शांत रेखा को क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं, जिसे यूक्लिड ने शांत रेखा कहा, हम आज उसे रेखा खंड यानी कि लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसीलिए बच्चों आज अगर इस अभिधारणा को देखें तो ये होगी एक रेखा खंड को एक रेखा बनाने के लिए दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि रेखा का बच्चों कोई अंत नहीं होता। तो इसीलिए यानी कि अगर इस रेखाखंड को दोनों तरफ खींच दे तो इसे रेखा बनाया जा सकता है। तो ये हमारी दूसरी अभिधारणा है बच्चों। तीसरी अभिधारणा हमारी कि किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे बच्चों यहां पर हम ये एक केंद्र ले लेते हैं और एक ये त्रिज्या ले लेते हैं, तो इससे हम यहां पर एक वृत्त खींच सकते हैं। ऐसे ही बच्चों हम जो फोर्थ अभिधारणा है वो कहती है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बच्चों समकोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के कोण जो ऐसे दिखते हैं। मैं यहां पर दूसरे कलर से दिखा दूं, ये जो दूसरा समकोण है बच्चों ये भी 90 डिग्री का है और ये कोण भी कितना है? 90 डिग्री का है। तो बच्चों जो ये समकोण है, ये जो कोण है 90 डिग्री के, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि फिक्स्ड डिग्री है, 90 डिग्री है। कोई भी मैं समकोण लूंगा तो वो 90 डिग्री का ही होगा। यानी कि अगर मैंने बोल दिया समकोण तो वो क्या होगा? 90 डिग्री का ही होगा। तो इसलिए सभी समकोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और बच्चों अगर इस त्रिज्या वाले की बात करें तो इसमें क्या है कि बच्चों अगर मान लो मैं यहां पर कोई केंद्र ले लूं और यहां पर कोई भी त्रिज्या ले लूं तो इससे क्या होगा? एक वृत्त बनेगा और वो एक ही अपने टाइप का उस केंद्र पर, इस केंद्र पर और इस त्रिज्या पर बनने वाला ये एक यूनिक यानी कि केवल एक ही वृत्त होगा। अगर मान लो मैंने केंद्र को हटा दिया, यहां कर दिया और फिर त्रिज्या 5 लूंगा तो बच्चों दूसरा वृत्त बनेगा। अगर मान लो मैंने केंद्र सेम रखा और त्रिज्या घटा दी तो बच्चों दूसरा वृत्त बनेगा। तो यदि एक केंद्र फिक्स है और त्रिज्या भी फिक्स है तो कितनी भी बार बनाओ हर बार एक ही वृत्त बनेगा, सिर्फ एक ही वृत्त। तो ये हमारी बच्चों तीसरी अभिधारणा थी। अब बच्चों पांचवी अभिधारणा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इस फिगर का यूज करना पड़ेगा। बच्चों ये अभिधारणा कहती है यदि कोई सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है, यानी कि यहां पर बच्चों ये कोई सीधी रेखा है, ये कोई सीधी रेखा है और दो सीधी रेखाओं पर गिरती है और तो उसकी एक ही तरफ के आंतरिक कोण, एक ही तरफ के आंतरिक कोण बच्चों ये कोण और ये कोण एक तरफ हो गए, ये कोण और ये कोण दूसरी तरफ हो गई। और क्योंकि बच्चों इसके और इस लाइन के बीच में ये 1 2 3 4 ये चारों कोण इन दोनों के बीच में है तो इन्हें आंतरिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक कोण। तो बच्चों ये चारों आंतरिक कोण है, 1 और 3 एक और के कोण है, 2 और 4 एक और के कोण है। तो आंतरिक कोण दो समकोण से कम बनते हैं। अब बच्चों अगर इन दोनों को हम देखें और इन दोनों को अगर जोड़े, अगर इनका योग दो समकोण के योग से कम है यानी कि 180 डिग्री से कम है तो बच्चों लाइनें इस साइड मिलेगी। अगर इनका योग 180 डिग्री से कम हुआ तो लाइन उस साइड मिलेगी। तो बच्चों यहां पर क्योंकि हमें साफ साफ दिखता है कि ये दोनों इन दोनों का योग 180 डिग्री से कम है तो बच्चों ये दोनों लाइनें इस ओर मिलेगी, यानी कि जो ये लाइन काटती है उसकी इस ओर मिलेगी लाइनें। तो ये हमारी अभिधारणा
5 है जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब बच्चों यहां पर हम अभिग्रहित और अभिधारणाओं के बीच में ये अंतर देख सकते हैं। हमारे पास ये 5 अभिग्रहित है और वो 7 अभिग्रहित है, और ये 5 हमारे पास अभिधारणा